गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में चल रहे हैं और राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अपना जो एक अध्याय क्रम चल रहा है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अभी तक विभिन्न वीडियोस में राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हुए हैं उनके बारे में अपन विशेष रूप से अध्ययन कर चुके हैं, जैसे अपन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों की, और जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है उसके बारे में, जयपुर के आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ इनके बारे में, और रणथंभौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग इनके बारे में अपन चर्चाएं कर चुके हैं। इस कड़ी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और अब आज अपन कुछ पर और अन्य जो प्रमुख दुर्ग है उनकी बात करेंगे। दुर्ग राजस्थान के इतिहास की एक बड़ी विशेषता है। अपन शुरुआत में बातें कर चुके हैं कि यहाँ पर अपने को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग श्रेणी के दुर्ग देखने को मिलते हैं, जिसमें गिरि दुर्ग सर्वाधिक मात्रा में। गिरि दुर्ग यानी कि जो पहाड़ियों पर स्थित है। राजस्थान में एक बहुत लंबी चौड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है और इसी अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक जगह पर इसी प्रकार के गिरि दुर्ग बने हुए। कुछ दुर्ग हमारे यहाँ पर जल दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं, जैसे गागरोन का किला है, भेंसरोडगढ़ का दुर्ग है और बारां का दुर्ग है। इसके अलावा भी हमें और भी दुर्ग जैसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे जैसलमेर का दुर्ग, और स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं जैसे कि बीकानेर का दुर्ग। ये जगह जगह देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जो मेवाड़ के शासक रहे राणा कुंभा, इन्होंने तो दुर्गों की एक श्रृंखला ही बना दी थी। कहते हैं कि मेवाड़ में 48 दुर्ग है और उनमें तो अकेले 32 दुर्गों का निर्माण ही मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। और हमें यहाँ पर न केवल रियासतकालीन दुर्ग बल्कि जो छोटी जो ठिकाने हुआ करते थे ठाकुरों के, उनके दुर्ग भी देखने को मिलते हैं और इन दुर्गों का सिरमौर कुचामन का दुर्ग कहलाता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर पग पग पर दुर्ग, किले आदि स्थित है। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। आज अपन बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग जो स्थित है बारां में, और इसको कोष वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। परवन नदी के किनारे स्थित जल दुर्ग है। ये जो शेरगढ़ का दुर्ग है, ये जो बारां का दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका बड़ा कारण ये है कि ये परवन नदी के किनारे स्थित है। अगर अपन इस दुर्ग को देखें, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें, तो दुर्ग की सीमा को छूती हुई परवन नदी निकलती है। जैसे कि गागरोन का दुर्ग है जो नदियों के संगम पर बना है, ठीक उसी प्रकार से परवन नदी के ठीक किनारे पर स्थित है ये जल दुर्ग कोषवर्धन या शेरगढ़, जिसको जो बारां में स्थित है। पहले ये कोषवर्धन के नाम से जाना जाता था। शेरशाह ने इस पर अधिकार करके 1542 में इसका नाम शेरगढ़ रखा। यानी कि विशेष रूप से या मुख्य रूप में या मूल रूप में अगर देखें तो ये दुर्ग कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। यानी कि मूल नाम इसका कोषवर्धन था, लेकिन 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग के ऊपर अधिकार किया और अधिकार करने के उपरांत इस दुर्ग का नाम उन्होंने कोषवर्धन से बदलकर शेरगढ़ कर दिया गया। इसलिए आज यह दुर्ग शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका मूल नाम कोषवर्धन रहा है। इसका निर्माण नागवंशीय शासकों ने 791 ईस्वी में करवाया था। यानी कि हम अगर इस दुर्ग की बात करें, कि इस दुर्ग के निर्माण की बात करें, तो ये अति प्राचीन दुर्गों की श्रेणी में आता है। यानी कि 1000 ईस्वी से भी पहले ये दुर्ग स्थित रहा है। हम यूं कह सकते हैं कि जब मेवाड़ के शासन की स्थापना होती है, मेवाड़ के राज्य की स्थापना होती है, उसके कुछ समय पश्चात ही शेरगढ़ या कोषवर्धन कहेंगे, कोषवर्धन का किला बारां में स्थापित हुआ। और ये इसका स्थापना जो काल माना जाता है वो 791 ईस्वी में माना जाता है। उस समय नागवंशीय शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो आज भी खड़ा है। भले ही आज ये खंडहर अवस्था में हो गया हो, लेकिन शान से आज भी ये परवन नदी के किनारे पर खड़ा है। अटक शिलालेख के अनुसार ये दुर्ग पहले परमारों के पास था, फिर मालवा के सुल्तानों के पास रहा। ये जो इलाका है बारां का, ये मालवा की सीमा पर स्थित था, इसलिए समय समय पर इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण होते रहे।
समय के साथ अलग अलग शासकों के अधीन ये रहा। सबसे पहले जब यहाँ पर नागवंशीय शासकों का अधिकार हुआ करता था तब ये नागवंशीय शासकों के साथ था। उसके पश्चात ये परमारों के पास गया, परमारों के बाद ये मालवा के सुल्तानों के पास गया और उसके बाद ये मेवाड़ के शासकों के अधीन भी रहा। यानी कि समय समय पर ये जो दुर्ग था अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग शासकों के अधीन रहा है। नागवंशीय शासकों से शुरुआत करते हुए परमारों के पास और मालवा के सुल्तानों के पास और फिर अंत में यह आया था मेवाड़ के शासकों के पास। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इस दुर्ग को कोटा महाराव भीम सिंह को प्रदान किया। जब मेवाड़ से अलग होकर सबसे पहले बूंदी की रियासत बनती है और बूंदी की रियासत से अलग होकर सांझा के समय में एक कोटा की अलग रियासत बनती है। कोटा में जब शासक भीम सिंह हुआ करते थे और मुगलों में जब शासक फर्रुखशियर हुआ करते थे तो फर्रुखशियर ने इस दुर्ग को, जो बारां का दुर्ग था, जो कोषवर्धन दुर्ग था, जो शेरगढ़ दुर्ग था, इस दुर्ग को कोटा के शासक भीम सिंह को प्रदान कर दिया और उसके पश्चात से ये बारां का दुर्ग कोटा रियासत के अधीन ही रहा। जब फर्रुखशियर ने इस दुर्ग को महाराव भीम सिंह को प्रदान किया था, कोटा को प्रदान किया था, उसके बाद से लेकर के जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक ये कोटा के अधीन ही रहा, कोटा साम्राज्य के या कोटा रियासत के अधीन ही रहा था। कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर झालाओं की हवेलियों का निर्माण करवाया। यानी कि इसमें निर्माण कार्य भी आधुनिक काल में भी चलता रहा था। जब झाला जालिम सिंह कोटा के दीवान हुआ करते थे और इन्होंने इस दुर्ग में कुछ जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाए, कुछ नई हवेलियों का निर्माण भी करवाए। अगर आप कभी इस कोषवर्धन दुर्ग को देखें तो इसमें आपको झाला जालिम सिंह के द्वारा झालाओं की हवेलियों के नाम से बनाए गए कुछ निर्माण कार्य देखने को मिलेंगे। हालांकि आज भी वो खड़े हुए हैं लेकिन खंडरावस्था में, फिर भी झालाओं की हवेलियों के नाम से निर्माण कार्य जो इसमें करवाए गए थे वो झाला जालिम सिंह के द्वारा करवाए गए थे। अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों के कोप से बचने के लिए अपनी बेगमों व अनेक महिलाओं को इसी दुर्ग में आश्रय दिया था। अमीर खां पिंडारी जो बाद में अंग्रेजों ने जिसको टोंक की रियासत सौंपी थी, टोंक के ऊपर शासन किया था, उस समय उससे पहले जब ये टोंक की रियासत इनके पास नहीं थी, उससे पहले अमीर खां पिंडारी इधर उधर जब भागते फिर रहे थे, अंग्रेजों से छुपते हुए फिर रहे थे, उस दौरान अमीर खां पिंडारी की जो बेगमें हुआ करती थी, उनके परिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी, रिश्तेदारियों की जो महिलाएं हुआ करती थी, उनको इस दुर्ग में शरण दी गई थी। यानी कि हम भी कह सकते हैं कि शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग में अमीर खां पिंडारी ने अपनी परिवार की महिलाओं को आश्रय प्रदान किया था। दुर्ग में सैयद की मजार स्थित है। ये पराय तथ्य पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। सैयद की मजार अगर कहीं पर है तो वो है शेरगढ़ दुर्ग बारां में, और दुर्ग के भीतर आज भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ये आपको झलक देखने को मिल रही है शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग की। ये आप देखिए परवर नदी आ रही है इधर से बहते हुए और ये है परवर नदी के किनारे बसा हुआ शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग। ये जो दुर्ग के भीतर आपको कई जगह ये निर्माण कार्य देखने को मिलेंगे। ये बाहरी दीवार है, इसे घूमती हुई इस तरह से दीवार गई है और इधर इस पर चारों तरफ से ये फैला हुआ है शेरगढ़ दुर्ग या कोषवर्धन दुर्ग, ठीक परवर नदी के किनारे स्थित। अगला है भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित जलदुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित, ये भी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, चंबल नदी का और बामनी नदी का। दोनों नदियां जहां पर मिलती है उस नदी के किनारे स्थित है भैंसरोडगढ़ का ये ऐतिहासिक दुर्ग जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि इसका निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी व रोड़ा चारण ने मिलकर करवाया, ऐसे एक कहावत है, ऐसा सुनने को मिलता है। हालांकि अभी भी वास्तविकता ये है कि वास्तविक रूप से ये तथ्य अभी अज्ञान है कि इसका निर्माण किसने करवाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोड़ा चारण ने मिलकर करवाया और इन दोनों के ही नाम से इस जगह का नाम भैंसरोडगढ़ पड़ा। भैंसासा के नाम से भैंस और रोड़ा चारण के नाम से रोड, और गढ़ जो इनके द्वारा बनाया गया था इस कारण से भैंसरोडगढ़ नाम इसका पड़ा था, इसलिए इसको भैंसरोडगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ये तथ्य भी याद रखिएगा। बहुत बार ये तथ्य पूछा गया है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, तो जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है
उस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचार्य ने इसका निर्माण मिलकर करवाया था। अगला है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित धानवन दुर्ग, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में है, याद रखिएगा। हालांकि ये कहा जाता है घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। वास्तविकता ये है कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ से काफ़ी दूर बहती है, लेकिन चूंकि ये घग्गर नदी के पाट वाले रास्ते पर स्थित था, इसीलिए कहा गया कि घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। लेकिन ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। रेगिस्तान के ठीक बीच में भूमि पर स्थित धानवन दुर्ग बटनेर जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। हालांकि आज हम भाटी राज्य की जो राजधानी के रूप में पढ़ते हैं जैसलमेर को पढ़ते हैं, और जैसलमेर के भाटी शासकों के जो पूर्वज थे उन्होंने सबसे पहली भाटी राज्य की स्थापना जो थी वो भटनेर में, यानी कि जो आधुनिक हनुमानगढ़ है उसमें करवाया था। और भाटी राजा भूपत ने क्योंकि इस महल का, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसीलिए भाटी राजा भूपत के नाम से ये भटनेर कहा गया। इस जगह का नाम भी भटनेर इसी कारण से पड़ा, इसको पूर्व में भटनेर कहा जाता था। और इसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ, यानी कि आप देखिए कि इस दुर्ग को बने हुए 21वीं शताब्दी चल रही है और ये 3री शताब्दी में बना, यानी कि 18 शताब्दियां बीत चुकी, 1800 साल बीत गए इस दुर्ग के निर्माण को हुए। तो इसका निर्माण 3री शताब्दी में भाटी राजा भूपत ने करवाया, जिनके आगे जाकर जो उनके वंशज थे उन्होंने फिर अपनी राजधानी को आगे चलकर जैसलमेर की तरफ स्थानांतरित किया। वहां पर एक नए भाटी राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। भटनेर का नाम हनुमानगढ़ बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने रखा ताकि किले में हनुमान जी का मंदिर बनवाया। इसके पीछे भी एक कहानी है कि बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह और बटनेर में उस समय मुस्लिमों का शासक हुआ करता था और उनके बीच में ये युद्ध हुआ और युद्ध में महाराजा सूरत सिंह ने बटनेर को जीत लिया, बटनेर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और ये जो युद्ध उन्होंने जीता मंगलवार के दिन जीता और मंगलवार के दिन जीतने के कारण से हनुमान जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा था। तब से ही बटनेर जो है वो हनुमानगढ़ के नाम से जाने लगा। पहले इसका नाम बटनेर था, लेकिन सूरत सिंह ने जब इसको मंगलवार के दिन जीता तो दुर्ग का नाम उन्होंने बटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया और बटनेर का नाम हनुमानगढ़ हो गया, यानी कि अब बटनेर नहीं होकर ये हनुमानगढ़ हो गया। तो और महाराजा सूरत सिंह ने मंदिर में हनुमान जी के नाम पर हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था। इसलिए कि ये हम ये कह सकते हैं कि किंवदंती है कि हनुमान जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़, इस जगह का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। महाराजा सूरत सिंह ने इसको मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए ये हनुमानगढ़ पड़ा। या 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। हम 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी जो कि इधर से आया था तुर्क साम्राज्य से, तो उन्होंने आखिरकार 1001 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया। तैमूर लंग ने 1798 ईस्वी में यहाँ के शासक दूलीचंद भाटी को पराजित कर किले पर अधिकार कर लिया। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का जो भारत पर आक्रमण होता है, उस आक्रमण के समय हनुमानगढ़ या बटनेर के शासक हुआ करते थे दूलीचंद भाटी। तो दूलीचंद भाटी ने आखिरकार इस बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और ये एक प्रकार से तैमूर के हिस्से में या तैमूर के उस साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ये तो है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये देखिए, ये जो दुर्ग देख रहे हैं आप भैंसरोडगढ़ का है, ये चंबल नदी बह रही है और चंबल नदी के किनारे पर बामनी नदी का संगम यहाँ पर होता है। इस पर ये भैंसरोडगढ़ का छोटा सा किला स्थित है जिसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। और ये है बटनेर का दुर्ग। ये देखिए, ये सड़क है यहाँ पर और ये सड़क के किनारे मुहाने पर एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, धरती पर ही स्थित है ये बटनेर का दुर्ग। हालांकि अधिकांश दुर्ग राजस्थान में जो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में, जमीन का या स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है और आज भी ये ऐसे ही शानो शौकत के साथ खड़ा है। ये 30वीं शताब्दी में बना था और जिस रूप में ये है देख रहे हैं
वैसा का वैसा ये आज भी खड़ा है और कुछ ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आया, ज़्यादा तोड़फोड़ी भी इसमें नहीं हुई, अपनी शान के साथ आज भी ऐसा कैसे खड़ा है। तैमूर लंग के भय से राजपूत महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। जब तैमूर लंग ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में इस पर आक्रमण किया था, उसमें यहाँ पर एक शाखा होता है और इस शाखा में जहाँ पर भाटी राजा जो थे उन्होंने वो वीरगति को प्राप्त हुए और जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी थे और यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी उनके साथ ही जोहर किया, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम शाखा भी कहा जाता है। यह राजस्थान का दूसरा हिंदू मुस्लिम संयुक्त शाखा है। प्रथम संयुक्त शाखा जालोर में हुआ था, जब कान्हड़ देव वहाँ का शासक हुआ करता था। उसमें अलाउद्दीन खिलजी जब वहाँ का उसने आक्रमण किया, तब राजस्थान का पहला हिंदू मुस्लिम संयुक्त शाखा हुआ। और दूसरा संयुक्त शाखा यहाँ पर 14वीं शताब्दी में भटनेर में हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम दूसरा संयुक्त शाखा कहलाता है, जब तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इसे हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग बताया। तैमूर लंग ने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए तैमूरी, इसमें इस दुर्ग को, भटनेर के दुर्ग को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग बताया। और वास्तव में ये अपनी इस बात को चरितार्थ भी करता है, क्योंकि 30वीं शताब्दी में बना था, 1800 साल इसको व्यतीत हो चुके और आज भी ये उसी शान के साथ खड़ा है। और इसने इतने आक्रमण झेले क्योंकि राजस्थान में प्रवेश करने के लिए जो रास्ता था वो यही रास्ता था। जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए, जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए वो सारे इसी रास्ते से हुए, इसलिए इस दुर्ग ने बहुत आक्रमण झेले। लेकिन इतने आक्रमण झेलने के बाद भी आज भी ये उसी मजबूती के साथ खड़ा है। इस कारण से ये हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है, ऐसा तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग ने लिखा है। बलबन के चचेरे भाई शेर खां की कब्र भी किले के भीतर मौजूद है, ये भी तथ्य याद रखेगा। बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश चलता है, उसमें बलबन जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, उसका एक चचेरा भाई था शेर खां। उस शेर खां की मृत्यु चूंकि इसी किले के भीतर हुई थी, इसलिए इस किले में शेर खां की कब्र भी स्थित है और आज भी आप इसको देख सकते हैं। यह ऐसा दुर्ग था जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों के आक्रमण हुए। यानी अभी मैंने कहा आपको, जितने भी आक्रमण हुए उन सभी आक्रमणों का सामना इस किले ने शान के साथ किया। विशेष रूप से जो इधर उत्तर पश्चिमी सीमा से जो आक्रमण हुए, चाहे वो आक्रमण मंगोलों के हुए हों, चाहे वो तैमूरों के हुए हों, चाहे वो तुर्कों के हुए हों, चाहे मध्य एशियाई जातियों के हुए हों, चाहे मुगलों के हुए हों, सारे के सारे आक्रमणों का सामना इस किले ने किया है। कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है, इसलिए इसको उत्तर बड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में ये स्थित था और जितने भी आक्रमणकारी आते थे इसी किले के होते हुए आते थे, इसलिए सबसे पहले यही एक दरवाज़ा था जिसका सामना आक्रमणकारियों से करना पड़ता था। अगला है जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर। बीकाजी की टेकरी पर स्थित धानवंत दुर्ग। ये जो जूनागढ़ दुर्ग है ये भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। अभी अपन ने जैसे बात की भटनेर का दुर्ग, ये भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में है। जूनागढ़ दुर्ग भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में है। जैसलमेर का दुर्ग भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। रेगिस्तान के ठीक बीच में स्थित है और ये जूनागढ़ का किला जो पहले बीकाजी की टेकरी के नाम से जाना जाता था। इस पुराने दुर्ग का निर्माण राव बीकाजी ने करवाया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंफ्यूज ना हो। ये जो वर्तमान का किला है जिसे हम जूनागढ़ कहते हैं, इस किले के स्थान पर पहले एक दूसरा छोटा किला हुआ करता था जो बीकाजी की टेकरी कहलाता था। पहले पूर्व में एक छोटा किला हुआ करता था जो बीकाजी की टेकरी कहलाता था और उस पुराने दुर्ग का जो निर्माण था वो राव बीका ने करवाया था। राव बीका जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, जो राव जोधा के 5वें पुत्र थे, उन्होंने इस जगह पर बीकाजी की टेकरी जो जहां पर उन्होंने छोटा सा किला बनवाया था वो उसमें बीकाजी की टेकरी कहलाता था और उस किले जगह पर उन्होंने किले का निर्माण करवाया था जो पुराना किला माना जाता था। उसी नींव पर इस किले को नया रूप महाराजा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1588 से 1594 ईस्वी के बीच में करवाया था। जो बीकाजी की टेकरी थी जिसके अवशेष ही बचे थे,
उसके अवशेषों के ऊपर एक नए किले का निर्माण करवाया महाराजा राय सिंह ने। याद रखिएगा, जो जूनागढ़ का किला है उस किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था, और जो बीकाजी की टेकरी है, जो पुराना छोटा किला था, उसका निर्माण राव बीका ने करवाया था। इसलिए हम बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ का जो किला है, वर्तमान किला, वो किला बीकाजी की टेकरी के स्थान पर उसी की नींव पर एक नए रूप में स्थापित किया गया जूनागढ़ के नाम से, जो महाराजा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। इस किले का निर्माण 1588 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1594 ईस्वी में जाकर इस किले का निर्माण कार्य पूर्ण होता है। यानी कि लगभग 6 साल तक इस किले का निर्माण कार्य चला और सारा का सारा निर्माण कार्य राय सिंह के मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ, जो आज शान के साथ जूनागढ़ के नाम से खड़ा है। बीकानेर के शासकों की मित्रता मुगलों से होने के कारण इस दुर्ग पर आक्रमण नहीं हुआ। यानी कि हम यूं कह सकते हैं ये एक ऐसा दुर्ग है जिसने आक्रमण नहीं झेले। जैसे कि हम ये कहते हैं राजस्थान में बटनेर का दुर्ग जिसने सबसे ज्यादा आक्रमण झेले, और बीकानेर का दुर्ग जिसने कभी आक्रमण नहीं झेला। इसका कारण ये था कि जैसे ये दुर्ग की स्थापना होती है, उसके पश्चात इसके शासकों की जो मित्रता है वो मुगलों के साथ हो जाती है, और मुगलों के साथ होने के कारण से इस दुर्ग पर आक्रमण नहीं हुए। हम यूं कह सकते हैं कि ये दुर्ग आक्रमण से वंचित रहा है। चित्तौड़ के साक्य में वीरगति प्राप्त करने वाले जयमल फत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियों को राय सिंह ने दुर्ग के द्वार पर स्थापित करवाया, जिन्हें औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया। जब मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह हुआ करते थे, तो उस समय अकबर ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह जो थे वो चित्तौड़ से निकलकर उदयपुर के जंगलों में चले जाते हैं, और चित्तौड़ के किले की सुरक्षा का जो भार था वो जयमल और फत्ता नामक 2 वीर बहादुरों पर आ जाता है। ये इस युद्ध में बहुत वीरता के साथ लड़े, और आखिरकार ये दोनों ही जो वीर थे, जयमल और फत्ता, ये मुगलों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और फत्ता की जो पत्नी थी फूल कंवर, उसने फिर चित्तौड़ किले में जोहर किया था। ये चित्तौड़ का दूसरा साका माना जाता है, और ये 1567 की बात है, ये दूसरा साका माना जाता है। और ये जो जयमल और फत्ता थे, इनकी वीरता से अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ था, और अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर जयमल और फत्ता की हाथी पर आरूढ़ 2 मूर्तियों की स्थापना की थी। और उसी रूप में चित्तौड़ के साके में, चूंकि ये वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसी रूप में महाराजा राय सिंह ने बीकानेर किले के द्वार के ऊपर, जो इसका मुख्य द्वार है, वहां पर जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, तब वहीं पर राय सिंह ने इसके दुर्ग के ऊपर हाथियों पर सवार जयमल और फत्ता की 2 मूर्तियों की स्थापना यहाँ पर की थी, जो बाद में औरंगजेब, जो मुगल शासक थे, औरंगजेब के द्वारा इनको तोड़ दिया गया। हालांकि आज ही ये मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले के निर्माण के समय इन 2 वीरों की मूर्तियों की स्थापना जूनागढ़ किले के द्वार पर की थी। इस किले को जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर इसलिए कहते हैं कि ये जमीन के ऊपर स्थित है और रेगिस्तान के बीच में स्थित है, एकदम रेगिस्तान के बीच में। चारों तरफ बहुत बड़ा रेतीले टीलों वाला रेगिस्तान है, और उसके बीच में शान शेकड़ा लाल पत्थरों से बना हुआ जूनागढ़ का किला, इसलिए इस किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस किले में जैन मुनि जयंता द्वारा रचित राय सिंह प्रशस्ति स्थित है। राय सिंह ने अपने प्रशंसा के लिए, या यूं कहें कि राय सिंह के पश्चात जो यहाँ जैन मुनि हुआ करते थे, जयंता, उन्होंने एक प्रशस्ति की स्थापना की। प्रशस्ति मतलब राय सिंह की स्तुति में किया जाने वाला बखान, राय सिंह की प्रशंसा में किया जाने वाला बखान, उसकी स्थापना इस किले के भीतर एक पत्थर पर की गई, जो आज भी देखी जा सकती है। आज भी उसी किले में ये स्थित है और इस किले में उत्कीर्ण की हुई है। तो जैन मुनि जयंता ने राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण किया था, जो जूनागढ़ किले के भीतर स्थित है। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं वाला मंदिर तथा सिंह पर सवार हेरम्ब गणपति का मंदिर स्थित है। ये तथ्य भी याद रखिएगा, हेरम्ब गणपति इनका मंदिर है वो जूनागढ़ दुर्ग में है। अपन बाकी जगह देखते हैं गणपति यानी कि भगवान गणेश जो है वो प्राय मूषक की सवारी यानी कि चूहे की सवारी करते हैं, लेकिन
जूनागढ़ दुर्ग में जो गणेश जी का मंदिर स्थित है उसकी एक विशेष बात है कि इस दुर्ग में स्थित इस मंदिर में भगवान गणेश चूहे की बजाय सिंह पर सवार है, यानी कि शेर पर सवार है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान गणेश को सिंह पर सवार दिखाया गया है। और इनका नाम है हेरम गणपति का मंदिर है। और किले के भीतर प्रवेश करते ही पहले ही द्वार के अंदर ही स्थित है हेरम गणपति का मंदिर। इसके अलावा इस दुर्ग में एक और मंदिर है जिसको 33 करोड़ देवी देवताओं वाला मंदिर कहा जाता है। इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है, यानी कि चूंकि महाराजा राय सिंह के समय इस दुर्ग का निर्माण कार्य हुआ था और उसके पश्चात जो भी बीकानेर रियासत के शासक हुए समय समय पर उन्होंने इस दुर्ग में और भी अनेक चीज़ों का निर्माण कार्य करवाया था। इसलिए इस दुर्ग में हमें एक साथ हिंदू और मुस्लिम शैली देखने को मिलती है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इस जूनागढ़ रियासत जो थी, बीकानेर रियासत जो थी, उसके शासकों की मित्रता मुगलों के साथ रही, इसलिए मुगलों के प्रभाव से यहाँ पर मुगल शैली मुस्लिम शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि समय समय पर मुगल जो रियासत थी वहाँ से यहाँ पर जो कारीगर हुआ करते थे वो आए थे और उन्होंने निर्माण कार्य किया था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली यहाँ पर एक साथ देखने को मिलती है। इस दुर्ग में फूल महल, चंद्र महल, रतन निवास तथा अनूप महल दर्शनीय है। इस दुर्ग के भीतर अनेक प्रकार के महल बने हुए हैं जो अलग अलग समय में बनाए गए थे, अलग अलग शासकों के द्वारा बनाए गए थे। और ये सारे महल जो है वो वास्तव में आज भी दर्शनीय है, आज भी देखे जा सकते हैं। वो सुंदर महल यहाँ पर बनाए, इनमें मुख्य रूप से फूल महल, चंद्र महल, रतन निवास और अनूप महल है। और इसमें सबसे सुंदर अनूप महल माना जाता है। अनूप महल की दीवारों पर सोने की कलम से मीनाकारी व शिल्पकारी की गई है। महाराजा अनूप सिंह हुआ करते थे बीकानेर रियासत के उत्तराधिकारियों में, जिन्होंने गंगानगर जिले में अनूपगढ़ नामक कस्बा बसाया था। और जो महाराजा अनूप सिंह थे उनको चित्रकारी का बड़ा शौक था और उन्हीं के काल में बीकानेर शैली की चित्रकला का विकास हुआ। या हम यूँ कह सकते हैं कि बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल जो था वो महाराजा अनूप सिंह का समय था। और महाराजा अनूप सिंह ने जो अनूप महल बनवाया था उस महल की दीवारों पर उन्होंने सोने की कलम से मीनाकारी और शिल्पकारी की गई, यानी चित्र बने हुए हैं सोने की कलम से, सोने के रंगों से बने हुए। आज भी वो चित्र ऐसे कैसे सुरक्षित है। इस दुर्ग में लाल पत्थरों से बना हुआ गंगा निवास महल स्थित है, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने एक महल का निर्माण करवाया जिसको गंगा निवास महल कहा जाता है, जो इसी दुर्ग के भीतर बना हुआ है। क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जो थे आज़ादी से लगभग थोड़ा से पहले के समय में तक वो थे, जिन्होंने वो काफ़ी आधुनिक थे, आधुनिक विचारों से थे, आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अलग तरीके की चीज़ों का निर्माण यहाँ पर करवाया था। और इसमें लाल पत्थरों से उन्होंने एक महल का निर्माण करवाया जिसको गंगा निवास महल कहा जाता है। दुर्ग में पेयजल हेतु रामसर व रानीसर नामक कुएं बने हुए हैं। यहाँ पर पानी की जो सप्लाई थी या पानी की जो व्यवस्था थी वो कुओं के माध्यम से होती थी। और दो कुएं यहाँ पर बने हुए, एक का नाम रामसर और एक का नाम रानीसर है। ये है बीकानेर का ऐतिहासिक दुर्ग जिसको जूनागढ़ के नाम से जाना जाती है। उसके ठीक सामने से सड़क गुजर रही है और ये है जूनागढ़ किला जो लाल पत्थरों से बना हुआ, देखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दर्शनीय है ये किला। राजस्थान की पहली लिफ्ट महाराजा गंगा सिंह द्वारा यहाँ स्थापित की गई, यानी कि राजस्थान के किसी भी दुर्ग में अगर आपको कोई लिफ्ट देखने को मिलती है तो सबसे पहले लिफ्ट इस किले में है। और वो लिफ्ट बनाई गई थी, निर्मित की गई थी या स्थापित की गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। मैंने कहा था आपको कि वो काफ़ी आधुनिक व्यक्ति थे, आधुनिक विचारधारा से ओतप्रोत थे, आधुनिक शिक्षा पद्धति से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उन्होंने इस दुर्ग के भीतर एक लिफ्ट का निर्माण भी करा और आज भी वो लिफ्ट यहाँ पर स्थित है। जूनागढ़ में एक विशाल संग्रहालय स्थित है जिसमें दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र, देव प्रतिमाएं तथा हिंदी फारसी के अनेक दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ संरक्षित है। बीकानेर किले में बड़े बड़े संग्रहालय हैं, दो संग्रहालय हैं। एक संग्रहालय में आप देखेंगे तो प्राचीन चीज़ें देखने को मिलेगी, प्राचीन वस्तुएं जितनी भी अस्त्र शस्त्र देखने को मिलेंगे और कई अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी देखने को मिलेंगे। एक बड़ा संग्रहालय है जहाँ पर महाराजा गंगा सिंह जो खुद वायुयान इस्तेमाल करते थे उस वायुयान को भी रखा गया है।
बहुत ही सुंदर आज भी आपको देखने को मिलता है। कभी आप जूनागढ़ किले के भीतर जाए तो इस संग्रहालय को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि महाराजा गंगा सिंह ने आधुनिक समय की किन किन चीज़ों को यहाँ पर स्थापित किया। वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, आधुनिकता से परिचित है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है। संग्रहालय में ये चीज़ें आज भी देखी जा सकती है। महाराजा डूंगर सिंह ने किले के भीतर एक ऊंचा घंटा लगवाया जिसे न्याय का घंटा कहते थे। महाराजा डूंगर सिंह जो उनके उत्तराधिकारी हुए और उनके समय ही यहाँ पर बीकानेर के विशेष भुजिया जो आज विश्व में प्रसिद्ध है उसकी स्थापना होती है। तो महाराजा डूंगर सिंह ने इस किले के भीतर एक घंटा लगवाया था। जैसे कि जहांगीर ने मुगल साम्राज्य में घंटे की स्थापना की थी जो न्याय का घंटा कहलाता था। कोई भी वो घंटा बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। ठीक उसी प्रकार से महाराजा डूंगर सिंह ने भी जूनागढ़ किले के भीतर एक घंटा लगवाया था जिसको न्याय का घंटा कहा जाता था, जो कोई भी व्यक्ति इसको बजाकर न्याय की गुहार कर सकता था। तो यह बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। आज अपने कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों की बात की, जैसे कि कोसवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग 12, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। ये है महत्वपूर्ण दुर्ग। अगली कड़ी में इसको आगे बढ़ाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा और कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।